हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 3 से 7 जून तक का था। जून महीने की सीरीज में किसी ने सोचा ना था कि इस कदर की वॉलेटिलिटी हो जाएगी, लेकिन एक अंदाजा था कि वॉलेटिलिटी जो भी होगी वो भयंकर ही होगी, क्योंकि विक्स इतने बड़े इवेंट के सामने नीचे तो आने वाला नहीं था। इसी वजह से हमने आपको गत सप्ताह में सोमवार को एक ट्रेडिंग हॉलिडे लेने के लिए कहा था। इस हफ्ते में इलेक्शन के रिजल्ट्स के अलावा ईसीबी और कैनेडियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग हुई और वहां पर 0.25% का इंटरेस्ट रेट काटा गया। इसके बाद अब अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट्स में कटौती सितंबर महीने में होने की अटकलें काफी तेज हो गई है। आरबीआई की मीटिंग में उन्होंने इंटरेस्ट रेट इस बार के लिए उसमें कोई भी छेड़छाड़ ना करने का निर्णय लिया है। ये 8वीं बार है जब इंटरेस्ट रेट को जस का तस रखा गया है। आरबीआई ने अगले साल के लिए भारत की जीडीपी के ग्रोथ फोरकास्ट में अपवर्ड रिवीजन किया है, जो 7% से 7.2% पर कर दिया गया है। हाल ही के दिनों में आरबीआई द्वारा फोरकास्टिंग काफी कंजर्वेटिव रही है। एक्चुअल जीडीपी से अगर देखा जाए तो ग्रोथ फोरकास्ट जनरली ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि भारत में इंटरेस्ट रेट काटने के लिए किसी बाहरी देश या सेंट्रल बैंक को फॉलो करने की अभी जरूरत नहीं है। जब मुनासिब समय होगा तब इंटरेस्ट रेट काटे जाएंगे। वैसे हम यहां पर बता दें कि जनरली भारत के जो आरबीआई गवर्नर है या आरबीआई है, वो फॉरेन कंट्री के जो सेंट्रल बैंक्स है उनको फॉलो करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जनरली यूएस के जो सेंट्रल बैंक्स है उनको वर्ल्ड ओवर सभी सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर्स फॉलो जरूर करते हैं। आरबीआई के हिसाब से हाल ही के महीनों में वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन कुछ कंट्रोल में आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उनके मुताबिक अब ये जो आखिरी चरण है ये काफी मुश्किल रहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए अभी के लिए फूड इन्फ्लेशन काफी ऊपर बना हुआ है, इसीलिए उसे कंट्रोल करने में काफी दिक्कतें आ रही है। अब यहां पर आईटीसी की बात कर लेते हैं। आईटीसी ने 99.6% उनके शेयर होल्डर्स ने इस हफ्ते की मीटिंग में उनके डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। अब आईटीसी के 10 शेयर के सामने एक शेयर आईटीसी होटल का मिलेगा। कंपनी ने 750% का डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है। आईटीसी होटल में शेयर होल्डर्स के 60% होल्डिंग रहने का अनुमान है, वहीं बाकी का 40% आईटीसी लिमिटेड के पास रहेगा। दोनों ही कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपी पेड अप है। वहां सऊदी अरेबिया ने भी अनाउंस किया है कि उनकी कंपनी सऊदी अरामको में वो $11.2 बिलियन के शेयर्स की बिक्री करने जा रहा है, जो कि मार्केट भाव से 6% डिस्काउंट यानी $7.27 पर होगा। अब अमेरिका के एनवीडिया के शेयर में भी अभी पर लगे हुए हैं। उसके भाव 18 महीनों में $120 प्रति शेयर के भाव से बढ़कर अब $1200 प्रति शेयर का भाव हो गया, यानी 10 गुना शेयर का भाव बढ़ गया है 18 महीनों में। ये और प्लस ये कंपनी अब एप्पल को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी एकाएक इतनी जोरों से कैसे बढ़ गई, इसी बात की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पर कुछ एफआईआईज की बातें भी कर लेते हैं। एफआईआईज ने अपनी सेलिंग स्प्री जारी रखते हुए इस महीने की शुरुआत भी सेलिंग से ही की है। इस महीने में उन्होंने अभी तक 13,718 करोड़ रुपए के शेयर्स की बिक्री कर दी है, जो कि जून के पहले हफ्ते में है, जिसमें से करीब 12,436 करोड़ की सेलिंग एक ही दिन में मंगलवार को की गई थी। तो अब यहां पर अपने दूसरे एसेट क्लासेस की भी एक राउंड अप ले लेते हैं। गोल्ड का भाव शुक्रवार को 71,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का भाव
$2315 के आसपास ट्रेड कर रहा था। कच्चा तेल भी $78 के आसपास ट्रेड कर रहा था। गत सप्ताह में कच्चे तेल का भाव करीब करीब $81 से $82 के आसपास था, तो वहां से करीब $4 का डाउनफॉल देखने मिला है इस कमोडिटी में। बिटकॉइन की क्लोजिंग शुक्रवार के समय में $71,000 के आसपास की थी। वो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, वो पहले कुछ 71,500 के आसपास चल रहा था। रुपया भी डॉलर के सामने 6 पैसा बढ़कर ₹83.50 पर बंद हुआ है शुक्रवार के सेशन में। अब कुछ निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। यहां पर निफ्टी 759 पॉइंट बढ़कर 23,290 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी भी 49,803 पर यानी 819 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स भी 76,693 पर यानी 2732 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ है शुक्रवार के सेशन में। अब यहां पर कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी आईटी, जिसने बढ़त की दुनिया में इस बार नई जगह बनाई है, इस हफ्ते में वो 8.6% की बढ़त के और लंबी छलांग लगाने के बाद हरे निशान में बंद हुआ है। वहीं निफ्टी एफएमसीजी भी पीछे नहीं रहा है, 7.11% की जोरदार चाल दिखाई है निफ्टी एफएमसीजी ने भी। निफ्टी ऑटो भी 6.83% बढ़ा है। निफ्टी ऑटो इस साल का सबसे टॉप परफॉर्मर इंडेक्स है, जो जनवरी से कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। निफ्टी फार्मा और निफ्टी एमएनसी इंडेक्स भी करीब करीब 4.25% की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए हैं। वैसे निफ्टी और सेंसेक्स भी करीब करीब 3.5% की तेज चाल दिखाते हुए तेज चाल दिखाई है इन लास्ट 3 दिनों में, और वो भी हरे निशान में बंद हुए हैं। घटने वाले इंडेक्स में एक भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो लाल निशान में बंद हुआ है इस सप्ताह में। अब कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ा है अवंती फीड्स, जो कि 20% तक बढ़ गया है इस सप्ताह में। उसके बाद है अमारा राजा बैटरीज, आईआईएफएल फाइनेंस, केएनआर कंस्ट्रक्शन, आईआरबी इंफ्रा और मैस्टेक, बीकाजी फूड्स, तेजस नेटवर्क्स, महिंद्रा महिंद्रा, इमामी, ग्रैन्यूल्स इंडिया, बायर क्रॉप साइंस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ऊनो मिंडा और प्राज इंडस्ट्रीज। ये सारे के सारे शेयर्स 13 से 18% तक बढ़े हैं, यानी बढ़ने वालों में डबल डिजिट गेन्स में बहुत सारे शेयर्स हैं। अब कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं। ये सिर्फ नाम के लिए करना है क्योंकि सब सिंगल डिजिट में, कोई ज्यादा घाटे वाले शेयर्स नहीं है। जेबीएम ऑटो जो कि 0.6% घटा है, वो सबसे ज्यादा घटा है। उसके बाद में जो घटे हैं वो 1.5 से 3% तक घटे हैं, जिसमें फिनोलेक्स केबल्स हैं, शाफलर इंडिया, लिंडे इंडिया, रतन इंडिया, आनंद राठी वेल्थ, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, एजिस लॉजिस्टिक्स, इंडियन बैंक, डॉम्स इंडस्ट्रीज, केएनआर कंस्ट्रक्शन। ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 1.5 से 3% तक ही घटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बढ़ने वाले शेयरों की लंबी लिस्ट है, वो भी डबल डिजिट, और घटने वालों में मुश्किल से कुछ घटे हैं। तो ये इस बार की रैली को आप ब्रॉड बेस्ड रैली के रूप से भी देखा जा सकता है। अब कुछ अगले हफ्ते की बातें कर लेते हैं, जो 10 से 14 जून तक का है। सबसे पहले तो रविवार को होने वाली मोदी जी की शपथ समारोह की विधि में किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिलता है, कौन सी पार्टी को मिलता है और कौन मंत्री बनता है, उस पर सबकी खास नजर रहने वाली है। और सबकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उस पर सारे ट्रेडर्स की और पूरे भारत की खास नजर रहने वाली है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि अभी वहां पर मूड माहौल कैसा है। इसका इम्पैक्ट सबसे पहले आपको सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिल जाएगा। सुबह सुबह ही आपको पता चल जाएगा कि अब लोगों ने और ट्रेडर्स ने क्या भापा है ये रविवार के इवेंट से। शुक्रवार को सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पर जाकर बंद भी हुआ है और ऑल टाइम हाई पर चला भी गया था, जबकि बैंक निफ्टी और निफ्टी महज कुछ ही अंकों से दूरी रह गए। निफ्टी तो महज खाली 18 पॉइंट दूर रह गया था। वैसे इंडिया विक्स भी 26 से गिरकर अब 16 पर आ गया है।
जो ये दर्शाता है कि अभी बाजार में डर का माहौल काफी घट गया है। शुक्रवार को एफआईआईज ने 4,400 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। ये एक बार के लिए इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में ये पहला उनका बाइंग फिगर है। और अब ये देखने वाली काफी दिलचस्प बात है कि ये यहां से अब उनका नेक्स्ट चलन कैसा रहता है। अगर वो इस बाइंग को कंटिन्यू करते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि उन्हें अब भारत में आने की जरूरत लगने लगी है और उन्हें भारत आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अनिश्चितता का जो माहौल था जिसकी वजह से वो यहां से भाग रहे थे वो पूरी तरह से अब खत्म होने जा रहा है। और अब पिक्चर जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी उनका यहां पर आना काफी लाजमी हो जाएगा, क्योंकि अब एफआईआईज के लिए भारत जैसे तेजी से बढ़ने वाले विकसित देश के अलावा दूसरा कोई अभी के लिए ऐसा डेस्टिनेशन नजर नहीं आता जहां पर वो बड़े तरीके से अभी निवेश करना चाहेंगे। चाइना में जो निवेश कर रहे थे उसकी भी एक सीमा है, उसके आगे वो अभी चाइना में भी निवेश नहीं करना चाहेंगे क्योंकि चाइना की ग्रोथ अभी लिमिटेड है। वैसे अमेरिका में ब्याज दर को घटाने की जो अटकलें हैं उसी के चलते आईटी शेयर्स में यहां पर काफी अच्छी बाइंग देखी गई। पिछले कुछ समय से आईटी को अनटचेबल की कैटेगरी में डाला हुआ था यहां के ब्रोकर्स ने। वैसे इस हफ्ता की बात करें तो ये रिकॉर्ड तोड़ हिचकोले लगाने वाला हफ्ता माना भी जाएगा और याद भी रखा जाएगा। मार्केट में मंगलवार को जिस हिसाब से निचले सर्किट की ओर निफ्टी और बैंक निफ्टी चला गया था और उसके बाद जो बड़ी रिकवरी आई है वो लोगों को काफी लंबे समय तक याद रहने वाली है। अब ये ऑल टाइम हाई लगाने के एकदम पास आ गया है फिर से निफ्टी। मार्केट की इस वॉलेटिलिटी का किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। शुक्रवार को निफ्टी में करीब 500 अंकों का उछाल भी देखने को मिला था, वो बस महज 18 अंक दूर रह गया है ऑल टाइम हाई से। शुक्रवार की क्लोजिंग अभी तक की सभी इंडेक्स पर बेस्ट क्लोजिंग आई है, जिसमें निफ्टी 468 अंक, वहीं बैंक निफ्टी 511 अंक और सेंसेक्स भी 1618 अंक बढ़कर बंद हुए हैं शुक्रवार के सेशन में। सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई यानी 76,795 का लेवल शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी लगा दिया है। बीजेपी की सपोर्टिंग जेडीयू और टीडीपी की तरफ से काफी उत्साहजनक स्टेटमेंट्स आए हैं और उसके बाद से मार्केट में काफी तेजी की जो परिभाषा है और जो तेजी का जो मूड माहौल है वो बनता हुआ और सेट होता हुआ नजर आ रहा था। इसी वजह से बाजार अब ये मानकर चल रहा है कि रिफॉर्म्स की गाड़ी अब और तेजी से भागेगी। और वहीं आरबीआई ने भी जहां पर जीडीपी फोरकास्ट को बढ़ाने की बात की वहीं से मार्केट में आग लग गई शुक्रवार के सेशन में। इस हफ्ते में ट्रेडर्स का मूड और स्विंग्स काफी जोरों से दोनों तरफ चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज मार्केट में एक नया सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। मंगलवार के एक ही सेशन में निफ्टी में करीब 2000 पॉइंट्स की इंट्राडे फॉल देखने को मिला। जहां हम 23,300 के क्लोजिंग के आसपास सोमवार के सेशन में देख रहे थे, वहीं मंगलवार का लो लग गया 21,286, यानी करीब 2000 पॉइंट का फॉल इंट्राडे एक ही दिन में मंगलवार के सेशन में देखने को मिला। बाजार में किसी को भी उम्मीद नहीं थी और किसी को भी आइडिया नहीं थी कि इस प्रकार की वॉलेटिलिटी इस हफ्ते में और या एक ही दिन में शायद देखने को मिले। इतने बड़े फॉल के बाद और उतनी ही बड़ी रिकवरी भी देखकर ट्रेडर सब हैरान और परेशान भी दिख रहे थे। सुनने से पता चलता है, पता ही नहीं चलता है कि ये फॉल और रिकवरी इस सप्ताह में निफ्टी के अंदर, सिर्फ निफ्टी के अंदर 4,800 पॉइंट की उठापटक देखी गई, जिसमें 750 पॉइंट सोमवार को, मंगलवार को 2000 पॉइंट के आसपास का फॉल और उसी के बाद में करीब 2050 पॉइंट की तेजी भी देखी गई इसी सप्ताह में। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो करीब 8000 पॉइंट की
उठापटक देखी गई है इस सप्ताह में। ये आज तक कभी नहीं हुआ, इतनी बड़ी मूवमेंट एक ही सप्ताह में मार्केट के अंदर में। 23,000 के लेवल पे अभी पुट राइटर्स काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी वजह से 23,000 के लेवल के आसपास में मार्केट थोड़ा समय बिताने की कोशिश भी कर रहा है। अगले हफ्ते में वैसे जापान और यूके के जीडीपी के फिगर्स भी आने वाले हैं, जिस पर मार्केट के लोगों की खास नजर रहने वाली है। वहीं बुधवार का दिन काफी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बुधवार 12 जून को भारत के भी सीपीआई के मई महीने के आंकड़े जारी होने वाले हैं। उसी के बाद में अप्रैल महीने में के आईआईपी के आंकड़े भी रिलीज होंगे भारत के। बुधवार को ही अमेरिका के भी मई महीने के सीपीआई के आंकड़े जारी होने वाले हैं। तो बुधवार का दिन वैसे ही काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन यूएस फेड की पॉलिसी का डिसीजन भी आने वाला है, जहां पर वो रेट कट के बारे में पावेल साहब क्या बोलते हैं उस पर सबकी नजर रहने वाली है। अब जहां तक है तो अभी इस बार कोई रेट कट की कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर उनके स्टेटमेंट में कोई भी बदलाव आता है या कोई डाविशपन देखने में नजर आता है तो उससे पता चल सकता है कि अमेरिका भी अब कनाडा और ईसीबी की तरह ही रेट काटने के लिए तत्पर है और उसी राह पर चलने की कोशिश भी कर रहा है। ये एक इंडिकेशन के तौर पर लिया जा सकता है। वहीं अगर वहां पर कोई भी रेट कट होता है तो इससे वर्ल्ड मार्केट और भारत के लिए एक बूस्टर का काम कर सकता है। वैसे उनके द्वारा यानी पावेल साहब के द्वारा अब जो डर का जो माहौल पैदा करते हैं उससे वर्ल्ड मार्केट्स अब उतना रिएक्ट भी नहीं करते हैं। हमारे मार्केट्स के लिए अभी के लिए तेजी कायम है, क्योंकि जैसे जैसे अनसर्टिनिटी के बादल छटते चले जाएंगे वैसे वैसे बड़े निवेशकों का भरोसा मार्केट में फिर से वापस आते हुए नजर भी आएगा। वैसे ये गठबंधन की सरकार है, कॉन्फिडेंस आने के लिए सभी फूक फूक कर कदम रख भी रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। हमारा अनुमान है कि इस वॉलेटिलिटी में दोनों तरफ की जो रेंज है वो टूट सकती है। जो हमने गत वीडियो में बताया था वैसा ही हम इस बार देख रहे हैं, जहां पर नीचे की रेंज भी टूटी और अब ऊपर की रेंज टूटने के लिए मार्केट तत्पर हो रहा है। तो दादा ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको मार्केट टेक्निकली क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। 7 जून मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10/6/2024 से लेके 14/6/2024 के बीच में बातचीत। अभी जो क्लोजिंग हुआ है मेरा चार्ट के हिसाब से ये है वीकली, ये डेली और ये वीकली लाइन चार्ट। तो मैं शुरू करता हूँ वीकली लाइन चार्ट से, क्योंकि लाइन चार्ट बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस, दैट मीन्स लाइन चार्ट के अंदर खाली ओनली क्लोजिंग प्राइस रहता है हर वीक का। तो अगर ये क्लोजिंग प्राइस देख के आपको अगर कोई पूछे कि अभी बाजार का स्थिति क्या है, तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये जो वीक यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है उसके अंदर क्या वोलेटिलिटी था। तो दैट्स वाई हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हम लोग नेगेटिव ट्रेंड तो बोल नहीं पाएंगे। और वेरी वाइटल पॉइंट अभी 22,000 का नीचे क्लोजिंग होगा कि नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस 22,000 का नीचे क्लोजिंग होता है तब तक के लिए हम लोग एक वीकली चार्ट के हिसाब से अप ट्रेंड में चल रहा हूं और निफ्टी अप ट्रेंड में है, ये हम लोग बोल सकते हैं ना। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर यहां पर देखा जाए तो चैनल का जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल, जो कि 2-3 हफ्ता पहले हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ लाइन ड्रॉ करके बताए थे कि ये वीक में कहाँ से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पॉइंट आ सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है। तो फाइनली दिस लाइन चार्ट जो हम बना के दिया था वो फाइनली हुआ है मतलब चैनल ब्रेकडाउन हुआ है। और ब्रेकडाउन का पॉइंट जो कैलकुलेटिव फिगर है वो है 22,250 और चैनल का जो डेप्थ है वो है 1,000 पॉइंट का था। तो मोटा मोटी हिसाब से चैनल ब्रेकडाउन में मोमेंटम का हिसाब से 21,250 एक प्रोजेक्टेड चैनल ब्रेकडाउन का टारगेट होता है, मैंने दैट मीन्स पैटर्न टारगेट। और निफ्टी स्पॉट में जो लो बनाया था वो 21,281 लगभग आसपास, थोड़ा बहुत कम बेसी
30-40 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, इतना जो जबरदस्त वोलेटिलिटी हुआ था। तो हिसाब से देखा जाए 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजिंग, और ऐसा कैंडल कितने बार हम लोग देखे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो नाउ थिंकिंग, क्लोजिंग तो हुआ है पॉजिटिव क्लोजिंग, लेकिन ये कैंडल का लोअर शैडो ऐसा बना है, तो लोअर एंड में जो डिमांड है ये तो दिखाई दे रहा है। नाउ वीकली एमएसीडी इज कंसर्न वेरी इंटरेस्टिंग। एक वीक फिर से एक ऊपरी हिस्से में क्लोजिंग आया है। दिस वन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वीक कहाँ क्लोजिंग होता है उसके ऊपर काफी सारा चीज डिपेंड होगा। तो इसके लिए मैं हम लोग को वेट करना पड़ेगा। बाकी जो स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई इज कंसर्न, मोमेंटम कैरी हो रहा है। नव इंटरेस्टिंग पॉइंट और एक तो है, वो है डेली चार्ट। माने चार्ट के हिसाब से बजट इलेक्शन रिजल्ट के दिन ऐसा गिरावट, फिर नेक्स्ट दिन का रिकवरी, फिर उसके बाद रिकवरी, फिर उसके बाद रिकवरी, कंटिन्यूअस 3 दिन रिकवरी। और 13 डीएमए के ऊपर 2 क्लोजिंग हो चुका है और एक क्लोजिंग होना चाहिए। सामने में है पीवीएस टॉप, जो कि 23,338, मैंने राउंड नंबर के हिसाब से 23,350, इसके ऊपर जाना चाहिए, क्लोजिंग देना चाहिए। कहाँ देगा नहीं देगा उसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। नाउ डेली चार्ट इज कंसर्न, ये चार्ट देख के वोलेटिलिटी तो है, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। बट डेली, वीकली एंड वीकली लाइन चार्ट इज कंसर्न, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इंटैक्ट है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट पार्ट, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी का अगर वीकली लाइन चार्ट देखा जाए, इसमें भी कोई नेगेटिव थॉट तो अभी तक फिलहाल नहीं है और ट्रेंड इंटैक्ट है। नया हाई में क्लोजिंग हुआ है वीकली, एवर एवर हाई। बैंक निफ्टी वीकली चार्ट इज कंसर्न, 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजिंग। शैडो जो है वोलेटिलिटी, हम लोग समझ में आ रहा है क्या वोलेटिलिटी लास्ट वीक में था, क्या हम लोग महसूस किए हैं वो भी आप लोग को मालूम होगा। क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए नेगेटिव क्लोजिंग है, बट फिर भी मैंने वीक टू वीक का हायर क्लोजिंग और 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजिंग, तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो बना। बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, लगातार 3 वीकली एमएसीडी का स्लोप ऊपर की तरफ है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बैंक निफ्टी में अभी भी हूं। कब कहाँ अरेस्ट होगा वही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो वोलेटिलिटी चल रहा है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज 13 डीएमए के ऊपर लगातार 3 क्लोजिंग हो चुका है। कहीं अगर 49,950, मैंने दैट मीन्स 50,000 के ऊपर अगर स्पॉट में चले, तो सामने में ये 2 रेजिस्टेंस है। ये 2 रेजिस्टेंस का मतलब 50,700 राउंड नंबर एंड 51,150, ये 2 रेजिस्टेंस रहेगा। और वेरी इंटरेस्टिंगली कहीं अगर 50,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है, तो जो इनसाइड कैंडल था जिसके ऊपर अभी कैरी हो रहा है, और अगर कंसेक्यूटिव 3 क्लोजिंग हो चुका है, दैट मीन्स ये हाई क्रॉस करने के बाद ये सब कंडीशन अगर फुलफिल होता है, तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम फिर से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। बट कॉज ऑफ कंसर्न सामने में है, प्रीवियस जो टॉप 51,150 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस में प्राइस चार्ट को जाना चाहिए, तब जाके मोमेंटम और थोड़ा सा कैरी हो सकता है अप ट्रेंड की दिशा में। तो फिलहाल यही था मेरे तरफ से, जो टेक्निकल चार्ट यहाँ पर है उसका एक विजिबिलिटी जो आ रहा है, उसके हिसाब से मैं कोशिश किया आप लोग को समझाने का। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर आप अपने हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए स्टॉक्स के बारे में जानकारी जो देते हैं उसके बारे में बताएं दादा। ओवर टू यू दादा। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है अवंती फीड, नाभा लिमिटेड एंड सीक्वेंट लाइफ साइंस। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक टेक्निकल चर्चा है, जो लोग अभी तक देखते आ रहे हैं उनके लिए है। चार्ट के हिसाब से देखा जाए, इतना वोलेटिलिटी के अंदर भी ऐसा क्लोजिंग, और भी प्रीवियस स्टॉप के आसपास आके अवंती फीड, होपफुली ये स्टॉक के अंदर आप लोग को नजर बनाना चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग, एमएसीडी, वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई इज कंसर्न, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आप लोग को रेडार में रखना चाहिए। बाकी चीज आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरफ से बहुत दिन से बात कर रहा हूँ, बाकी डिटेल्स में मैं जाने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यह है नाभा,
हाईएस्ट एवर क्लोजिंग वीकली और विथ अ लार्ज वॉल्यूम बहुत दिन के बाद. MACD, RSI एंड स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न अ पॉजिटिव चार्ट. अब यहां पर काफी दिन बिताए हैं 1326. फाइनल स्टॉक कुछ हटके, वो है सिक्वेंट. पुल बैक फ्रॉम द लोअर एंड 1326 किसिंग पॉइंट, डिसीजन लेना मुश्किल होगा. और वीकली MACD इज कंसर्न वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नीचे की तरफ गया था लेकिन फिर से उभरने का कोशिश कर रहा है. तो दैट्स वाई इस तीनों स्टॉक के अंदर ये स्टॉक भी मैं रेडार लिस्ट में डालूंगा विद अ वॉल्यूम कंसर्न, प्राइस एक्शन इज कंसर्न एंड अदर इंडिकेटर इज कंसर्न. तो फिर से मैं तीनों नाम एक बार फिर से बोल देता हूं. एक है अवंती फीड, सेकेंड नाभा लिमिटेड एंड थर्ड वन इज सीक्वेंस लाइफ साइंस. ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है. चार्ट के ऊपर आप लोग जितना सारा चीज चर्चा करना है वो बाकी सारा चीज आप लोग चर्चा कीजिए और अपने हिसाब से चार्ट को रीड करने का कोशिश कीजिए. चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में. स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा. अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं. तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू. ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा. अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है. दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल. हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं. हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, हमारा जो चैनल जो देखते हैं वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें. वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. थैंक यू, बाय.